नमस्कार। और हम पढ़ने वाले हैं आज HSSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए साइंस के क्वेश्चन। साइंस में किस प्रकार से कहाँ से क्या क्वेश्चन आया है और उसके हम रैंडम लेके चलेंगे। कोई ना जिस स्पेसिफिक कोई टॉपिक नहीं होगा, जिसे हम विविध बोलते हैं। ठीक है, विविध क्वेश्चन रहेंगे जो आए हुए, ठीक है, साइंस के, यानी HSSC के अंदर आए हुए साइंस के क्वेश्चन। HSSC का कोई भी एग्जाम उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, और कौन से टॉपिक पे अच्छे से ध्यान देना है, और कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ सकता है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हरित गृह प्रभाव, यानी आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वो है, उसका क्या कारण है, उसका रीजन है क्या है, उसका कॉज क्या है। ठीक है, तो IR किरणें, ठीक है, सूक्ष्म तरंगें, रेडियो किरण, एक्स किरणें, यानी IR इंफ्रारेड रेज जो होती है, IR रेज, इंफ्रारेड रेज, ठीक है ना, या सूक्ष्म किरणें, ठीक है, माइक्रोवेव या रेडियो किरणें। ठीक है, तो इनमें से कौन सी हरित गृह, एक बात याद रखो, हरित गृह प्रभाव होता क्या है, पहले तो इस चीज़ को याद रखो। यानी हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर वो माना जाता है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 15 डिग्री सेल्सियस या 59 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, वो उसका कारण क्या है, जैसे सूर्य की सनलाइट जो आती है ना, सनलाइट, उसके अंदर क्या होती है, इंफ्रारेड होती है, IR रेज होती है। ठीक है, इंफ्रारेड होती है, जो किसका कारण है, उष्मा हीट का कारण है हमारे पृथ्वी पे। ठीक है, ये इंफ्रारेड किरणें जैसे ही पृथ्वी पर आती है, वो टकराती है, तो कुछ चीज़ें तो सतह के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और कुछ क्या हो जाती है, इसके द्वारा रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी इसका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। लेकिन परावर्तन क्या होता है, अगर ग्रीन हाउस गैस जो होती है, जैसे CO2 ग्रीन हाउस गैस है, अगर वो वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ रही है ना, तो उससे क्या होगा, दोबारा रिफ्लेक्ट होकर वो वापस ऊपर न जाके, आसमान में न जाके, वो क्या हो जाएगी, वापस इस परत में ही आ जाएगी। ठीक है, इस परत में आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाए, इंफ्रारेड किरणों की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, यानी हरित गृह प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, और इस बात को याद रखना आपको, वो गैसें कौन सी है, तो एक तो वाटर वेपर है, वाटर वेपर, उसके बाद आपकी मीथेन है। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा भूमिका निभाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद है नाइट्रेट ऑक्साइड। ठीक है, तो ये गैसें जो है वो क्या करती है, ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है ना, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड कह दे तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन कह दे तो ये भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए आपका, थोड़ा सा ग्रीन हाउस के बारे में बता दिया मैंने, इसके क्वेश्चन कम से कम 8-10 रिपीट हुए हैं HSSC के अंदर, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ देना। IR किरणें। दूसरा क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैस की चादर क्या कहलाते हैं। ठीक है, यानी एक पृथ्वी है आपकी, और पृथ्वी के चारों ओर एक गैस की चादर भरी हुई है। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, यानी उसे क्या बोला जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखना, वायुमंडल कहा जाता है। क्लियर है, और वायुमंडल जो है ना, उसके भाग हैं, शोभ मंडल, आयन मंडल, क्षमता मंडल, मध्य मंडल, ब्रीमंडल। ठीक है ना, ट्रोफोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये वायुमंडल के भाग हैं, इनको अलग अलग लेयर को अलग अलग भागों में बांटा गया, नाम दिया गया। ठीक है, दिए गए स्थान और समय वायुमंडल की स्थिति को क्या कहते हैं, यानी एक स्थान में कुछ समय के अंदर जो वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर है, उसकी कंडीशन को क्या कहा जाता है। तब आपका आंसर या मौसम, जलवायु, मौसम विज्ञान, या इसमें से कोई। तो आप एक बात याद रखना, जलवायु, ठीक है ना, यानी क्लाइमेट किसे कहा जाता है, तो क्लाइमेट को याद रखना, क्लाइमेट लगभग एक ही जगह कोई स्थिति में 50 वर्ष तक लगभग एक ही मौसम रहता है ना। ठीक है ना, एक ही मौसम रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम जलवायु बोलते हैं, उस जगह की जलवायु बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आज हमारे साफ मौसम है, थोड़ी देर में बादल हो जाए, फिर साफ मौसम हो जाए, फिर धूप निकल जाए, फिर ठंड हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ ही समय के अंदर चेंज हो रहा है ना, कुछ ही समय के अंदर चेंज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम वेदर बोलते हैं, यानी मौसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। तो ठीक है, तो दिए गए स्थान या समय के वायुमंडल की स्थिति को क्या कहा जाएगा, मौसम कहा जाएगा, याद रखना। क्या कहा जाएगा, मौसम। मौसम विज्ञान क्या होता है,
ठीक है ना, मौसम विज्ञान। तो वो जलवायु विज्ञान को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो मौसम विज्ञान क्या है, तो मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं, मौसम विज्ञान कहा जाता है। तो याद है रखना होगा हमें। वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता पाई जाती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है, ठीक है, वो कहाँ है, तो आपका समताप मंडल में है, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल। आयन मंडल नाम है इसीलिए कि आयनोस्फीयर इसका नाम पड़ा है, इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसके अंदर आयन होते हैं और उसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है, ठीक है ना। वायुमंडल की परत यानी कौन सी लेयर है जिसमें पाई जाती है। खसरा और रुबेला द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है, प्रोटिस्टा द्वारा, कवक द्वारा है, ठीक है ना। रुबेला और खसरा को बोलते हैं मिजाल्स, ठीक है ना, मिजाल्स और रुबेला। रुबेला जो किससे द्वारा होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, वायरस द्वारा होने वाली बीमारी है, ठीक है। किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। ठीक है, कौन सा रोग है जो, देखो ग्रुप डी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, सोलमोनेला, ठीक है। इसके अंदर पीछे नहीं लिखा इसने, टाइफी द्वारा होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, टाइफाइड। टाइफाइड जो ज्वर है, टाइफाइड वो क्या है, सोलमोनेला टाइफी नामक क्या होता है, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है टाइफाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, आंतरज्वर भी बोलते हैं, आंतरज्वर या म्यादी बुखार, मियादी बुखार बोल देते हैं, या हम बोल देते हैं इसको निकाड़ा, देसी भाषा में निकाड़ा। तो वो टाइफाइड है, यानी आंत को प्रभावित करने वाला है टाइफाइड, ठीक है ना, टाइफाइड ये बुखार है टाइफाइड। और ये होता है फूड कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से, यानी आप कहो संक्रमित जल या भोजन से होने वाला रोग है, ठीक है। जापानी इंसेफेलाइटिस जो रोग है वो भी तो किसको प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है, टाइफाइड रोग, याद रखना, अंतर्ज्वर कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह गैस कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी की विकसित ऊष्मा को रोक लेती है, ठीक है। यह सूर्य के विकसित ऊष्मा को रोक लेती है। यह वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहरती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो यह पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को रोक लेती है, यानी पृथ्वी से क्या निकलती है, फिर किरणें निकलती है, उसमें हीट निकलती है। तो पहले जो अवशोषित हुई थी, कहाँ से अवशोषित हुई, जो IR रेज थी, इंफ्रारेड जो हमारी थी, उनसे अवशोषित हुई थी, और उसके बाद जो वापस निकल रही है उसे दोनों को रोकती है, आने वाले को जाने वाले को, ठीक है। तो यह पृथ्वी की विकसित ऊष्मा को रोक लेती है। दूसरा क्या, वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहरती है, क्योंकि इसका वजन जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसका घनत्व जो ज़्यादा होता है और गैस की तुलना में, तो ये वायुमंडल में लंबे समय तक ठहरती है, ताकि ये लेयर सी बना लेती है, ताकि ये जो ऊष्मा किरणें जो बाहर न जा सके, तो ये पृथ्वी पर बनी रहती है। इसलिए क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है उसके अंदर थोड़ा बदलाव आना शुरू हो जाता है, एवरेज टेम्परेचर, इसे हम क्या बोलते हैं, हरित गृह प्रभाव कहते हैं। और गैसें कौन कौन सी, ये आपको बताया भी था मैंने। जलवाष्प याद रख लेना, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना, सबसे हरित गृह प्रभाव के लिए। उसके बाद है नाइट्रेट ऑक्साइड, ठीक है। और उसके बाद एक मीथेन गैस, ये हरित गृह प्रभाव गैस हैं। पृथ्वी का धरातल वायुमंडल की निम्नलिखित संरचना व्यवस्थित करें, तो आपको इसको व्यवस्थित करना है भी, ये है ना, ये पूरा का पूरा वायुमंडल है, ठीक है। उसके अंदर लेयर है, जैसे 2, 3, 4 इस प्रकार से। तो पहले को हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है। दूसरी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, देखो ये पृथ्वी है, इसको बोलते हैं हम क्षोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, और उसके बाद एक्सोस्फीयर, यानी जैसे ताप मंडल भी बोल देते हैं, ठीक है ना, ब्रीमंडल। यानी पहले क्या आएगा, क्षोभ मंडल आएगा, उसके बाद समताप मंडल आएगा, उसके बाद मध्य मंडल आएगा, उसके बाद आयन मंडल आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, ब्रीमंडल आएगा, ठीक है ना, एक्सोस्फीयर आएगा। तो इसका आंसर देख लो कौन सा होगा। पहले क्षोभ मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल गलत हो गया, क्षोभ मंडल ये भी गलत।
तो क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल, ठीक है ना। जल संग्रह की एक विधि है जो जल संग्रह यानी वाटर जो उसको स्टोर करने की एक मतलब विधि है, उसको जो क्या है भौम जल स्तर बढ़ा देती है, भौम जल स्तर से संबंध नहीं है, भौम जल स्तर का घटाता है, आधुनिक समय में अभ्यास में नहीं है, ठीक है ना। ये देखो लैब अटेंडेंट में आया हुआ था और अभी पेपर भी आ रहा है लैब अटेंडेंट का। तो भूमि के जल स्तर को बढ़ाने किए गए, क्योंकि जल संग्रह होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, भूमि के अंदर जो जल की मात्रा है वो भी बढ़ेगी। निम्नलिखित कौन सी एक खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, खाद्य श्रृंखला कौन सी बनाते हैं, इसके अंदर ये है, ठीक है, फूड चेन बनाते हैं, जैसे घास, गेहूँ, आम, ठीक है, बकरी, गाय, हाथी, हिरण, घास, गाय, गाय, हिरण, बाघ, ठीक है। ये बनाने की बात कर रहा है, जैसे घास जो है ना, ग्रासेस जो है उनको क्या हिरण खाएगा, हिरण को क्या खा जाएगा, बाघ खा जाएगा, तो ये क्या बनाते हैं, फूड चेन बनाते हैं, यानी खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, तो याद रख लेना। निम्नलिखित कौन सा कथन जीवाणु के संबंध में सही है, ठीक है ना। तो कौन सा कथन सही है, जीवाणु विषाणु को प्रभावित कर सकते हैं, जीवाणु विषाणु को प्रभावित नहीं कर सकते, ये बात गलत है। विषाणु जीवाणु को प्रभावित कर सकते हैं, और विषाणु जो जीवाणु को खा जाते हैं वो बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं, जीवाणु भोजी कहलाते हैं, लेकिन जीवाणु विषाणु को प्रभावित नहीं कर सकते। जीवाणु 5 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी वृद्धि कर सकते हैं, यानी अपनी जो ग्रोथ कर सकते हैं ये, ठीक है, अपनी संख्या भी बढ़ा सकते हैं 5 से 60 के बीच, ये सही बात है, ठीक है। विषाणु से जीवाणु अधिक खतरनाक होते हैं, ये बात भी सही है, विषाणु से जीवाणु अधिक खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। तो ये सी, बी और सी हमारा सही है, ठीक है। इसके अंदर एक दिया हुआ है एमिटोफोबिया क्या है। एमिटोफोबिया उल्टी का डर है, ऊंचाई का डर है, मकड़ी का डर है, सुरंग का डर है, ठीक है। तो इस बात को देखो इस प्रकार समझना है हमें। जो उल्टी का डर है ना उसे तो बोलते हैं एमिटोफोबिया, ठीक है। और एक्रोफोबिया होता है ऊंचाई से डर, एक्रोफोबिया, ठीक है ना, एक्रोफोबिया। मकड़ी से डर होता है आर्चेनोफोबिया, आर्चेनोफोबिया मकड़ी से डर होता है। और सुरंग से डर होता है क्लास्ट्रोफोबिया। तो इसका आंसर क्या होगा, एमिटोफोबिया, वोमिटिंग से डर लगना। सूची मिलान करनी है एक दूसरे की। देखो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो करंट को मापने के काम आता है। हाइग्रोमीटर क्या होता है, आर्द्रता मापने के काम आता है। मैनोमीटर गैसों के दाब को मापने का काम आता है। और टर्नो जो है ना वो आँख के आंतरिक दाब होता है ना, हमारे आईज का इंटरनल प्रेशर को मापने के काम आता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, टोनोमीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का इसका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। हाइग्रो आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए इसका सी आ जाएगा। और टोनोमीटर मैनोमीटर का डी आ जाएगा, गैसों के दाब को टोनोमीटर का ए आ जाएगा, इसका नहीं जाएगा ए आ जाएगा। लिख लेना बी सी डी ए, ठीक है। तो इसमें दिया बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, तो बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। मटेरियल केमिस्ट्री क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, छोटा नहीं होगा क्या। और इसके एक एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है। देखो फिजिक्स तो समझते सॉलिड से संबंधित हो गई, ठीक है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री एवं पॉलीकेमिस्ट्री हो गई। एनालिटिकल केमिस्ट्री है ना, तो वो क्या है, रासायनिक यौगिकों का पता करना और निर्धारण करना, ठीक है ना, बी। और इसके बाद मटेरियल केमिस्ट्री क्या हो गई, गलत बता दिया, रासायनिक प्रक्रियाओं के भौतिक सिद्धांत जो होते हैं वो किया जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। रसायनों और यौगिकों का पता लगाने के लिए निर्धारण करना वो क्या किया जाता है, तो वो नीचे जो ऑप्शन था वो क्या था, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है, ठीक है ना। और जीवों और रसायनों में बायोकेमिस्ट्री के अंदर किया जाता है, ठीक है। और सॉलिड जो हमारा दिया हुआ था सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री एवं पॉलीकेमिस्ट्री वो क्या है, मटेरियल केमिस्ट्री है, यानी 2 का डी आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान कर लेना। इसका उत्तर बता देता हूँ मैं, 1 का सी आएगा, ठीक है ना, और 2 का डी आएगा,
3 का ए आएगा और 4 का बी आएगा। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान जो होता है यानी पैलेओन्टोलॉजी जो है अध्ययन किया जाता है किसका, पौधों और पशुओं के जीवाश्म, चट्टान का, जलवायु का, ठीक है, और वायुमंडल का। वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है नहीं, ज्वालामुखी का नहीं, चट्टानों का नहीं, पौधों और पशु जो होते हैं ना, यानी जो प्लांट और एनिमल है उनके फोसाइल जो होते हैं, जिन्हें फोसाइल बोलते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है किसके अंदर, जीवाश्म विज्ञान के अंदर। ठीक है, जो कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक पदार्थ जो मतलब मर जाते हैं उसके बाद उनका बचा हुआ भाग जो है वो नीचे दब जाता है, मलबा जिसे बोल देते हो आप, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है जीवाश्म विज्ञान। फ्रिज में पानी का जमकर बर्फ बनना एक उदाहरण है। फ्रिज में जो पानी है वो जम जाता है तो वो किसका उदाहरण है। ठीक है, तो यानी इसके अंदर क्या हुआ है, स्टेट चेंज हुई है। ठीक है ना, क्या हुआ है, स्टेट चेंज हुई है, यानी फ्रिज के अंदर पानी जो वो वाटर जो हुआ किस में बदल गया, आइस में बदल गया। लेकिन इसके अंदर नया पदार्थ तो नहीं बनाना। अगर नया पदार्थ नहीं बनता है ना तो उस प्रकार की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है ना, यानी फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ है। ठीक है, अगर आपसे बोलते पानी से बर्फ़ बनाया, चाहे बर्फ़ से पानी बना है, पानी से चाहे भाप बनी है, ठीक है ना, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, जैसे कोयला जलाए, मान लो कोयला, तो कोयले से धुआं बना, ठीक है ना, कार्बन उष्मा बनी, तो नई चीज़ों का निर्माण हुआ है कोयले के जलने, तो उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया है, देखो, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का इस्तेमाल खास तौर पर एक लुब्रिकेंट की तरह नहीं किया जा सकता। खास तौर पर नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चन गलत है। लुब्रिकेंट की तरह किया जाता है खास तौर पर। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंग्लिश में सही था, बाद में मतलब इसका वो बाद में आया था। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज प्राइमरली यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट सबसे अच्छा लुब्रिकेंट माना जाता है। बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर जो स्नेहक की तरह काम करता है, लुब्रिकेंट का मतलब होता है स्नेहक, जो चिकना पदार्थ है जो घर्षण से बचाता है, तो उसे लुब्रिकेंट कहा जाता है। ठीक है ना, तो वो सबसे अच्छा क्या है, ग्रेफाइट। ये देखो इसने दे भी रखा है। देखो फिर आ गया, पृथ्वी में हरित गैसों का सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, तो वो किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। मैंने पहले बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है ना, सबसे बड़ा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का है। हरित गृह प्रभाव को, इसमें जलवाष्प भी हरित गृह गैस है, मोनोऑक्साइड नहीं है, ना सल्फर डाइऑक्साइड है, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव जो कार्बन डाइऑक्साइड का है। टीटनस जो होता है वो किससे होता है, तो कोलेस्ट्रेडियम से, मच्छर के द्वारा, जीवाणु भोजी से, सोलमोनेला से। सोलमोनेला इससे टाइफाइड होता है, याद रखना, टाइफाइड होता है। ठीक है ना, और कोलेस्ट्रेडियम टिटेनी नाम का होता है, टीटेनी, उससे क्या होता है, टीटनस होता है। मच्छर के द्वारा मलेरिया और चिकनगुनिया वगैरह होते हैं। ठीक है, फाइलेरिया भी होता है। जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ना, बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं, वायरस होते हैं, वो जीवाणुओं को खा जाते हैं। ये याद रखना। तो टीटनस को क्या कहा जाता है, धनुषतादार रोग भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जबड़ा बंद हो जाता है, लोकजा भी कहा जाता है, इसे याद रखना, लोकजा। और इसके जीवाणु जो होते हैं ना, घोड़े वगैरह की लीद वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, जब लोई से कौन सा हो जाता है, टीटनस हो जाता है। तो एंटी टीटनस सिरप, ATS का जो एंटी टीटनस सिरप जो होता है वो वे किसके लिए दिया जाता है, तो वो टीटनस को रोकने के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, ये भी याद है, रख लेना। त्वचा की सबसे स्थायी परत को कहा जाता है, स्थायी परत, स्थायी यानी ऊपर की जो परत है, सरफेस वाली। जैसे आपकी त्वचा जो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, बीच वाली को डर्मिस और नीचे वाली को हाइपोडर्मिस बोल देते हैं। ठीक है ना, हाइपोडर्मिस। ठीक, तो ऊपर वाली का क्या नाम है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का हिंदी में नाम होता है हृदय चरम। डर्मिस का मतलब होता है चरम। ठीक है ना, तो हृदय चरम और चरम। क्लियर हुई बात। तो ऊपर वाली लेयर है डर्मिस, एपिडर्मिस। उपकला उत्तक से बनी होती है, यानी एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। इसके अंदर कैरोटीन, प्रोटीन पाया जाता है, डेड सेल पाए जाते हैं, ये भी याद रख लेना। मलेरिया, फाइलेरिया और प्लेग जाना जाता है जल जनित रोग, वाहक जनित रोग। ठीक है ना,
तो ये क्या होते हैं, स्प्रेड होने वाले रोग है एक से दूसरी जगह, किसके द्वारा, दूसरे जानवरों द्वारा। तो रोग वाहक हैं, ठीक है ना, यानी इनको ले जाने के लिए कोई ना कोई कैरियर चाहिए। जिस प्रकार मॉस्किटो होता है वो लेके जाता है किसको, मलेरिया को। तो रोग वाहक जनित रोग है ये, ठीक है, याद रख लेना, फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे। वायुमंडल में कोहरे, जंगली छल्ले और गिस्सर वाष्पवादी, जिसे सामूहिक रूप से कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो जल वाष्प कहा जाता है, ओजोन कहा जाता है, प्राकृतिक एरोसोल कहा जाता है, CFC कहा जाता है, ठीक है ना। CFC तो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प होता है वाटर वेपर। वाटर वेपर का मतलब वायुमंडल में जल की मात्रा, ठीक है ना। वाटर वेपर क्या है, जल के बूंद, छोटे छोटे कण। ओजोन क्या है, एक लेयर है जो समताप मंडल में पाई जाती है। और नेचुरल एरोसोल कहा जाता है, यानी नेचुरल एरोसोल का मतलब होता है कोई भी गैस के अंदर कोई ठोस पदार्थ का मिलना, वो क्या कहलाता है, एरोसोल कहलाता है, ठीक है। कोलाइडी विलेज इसी प्रकार हो जाता है, तो एरोसोल कहा जाता है। और इस प्रकार क्या है, इसने धुंध वगैरह की कहा है, तो यानी हवा के अंदर कुछ जलवाष्प मिल गया, कुछ कठोर चीज़ें मिल गई है, यानी बर्फ़ बन गई है, तो इसे धुंध वगैरह जो है, कोहरा वगैरह है, क्या है, प्राकृतिक एरोसोल है, ठीक है। आप अपने द्वारा मिलाते हो तो क्या है, नेचुरल तो नहीं है ना, वो आर्टिफिशियल एरोसोल हो गया। और एरोसोल क्या है, यहाँ पे नेचुरल एरोसोल है, ये बात भी याद रख लेनी है आपको। डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो आपको याद रखना है, डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन है, तो वृक्ष का अध्ययन होता है, ये जड़े का अध्ययन होता है, आयु का अध्ययन होता है, दांत का। तो डेंड्रोलॉजी किसका है, पेड़ जो होता है ना, वृक्ष होता है, उनका अध्ययन होता है डेंड्रोलॉजी। यानी झाड़ियों का अध्ययन भी पूछ लिया आपसे किसका होता है, तो झाड़ियों का अध्ययन भी वृक्ष, ठीक है ना। दांतों का अध्ययन आपको पता भी है, ठीक है। आयु का अध्ययन क्या है, ये आप कमेंट में बताना, दांतों का अध्ययन क्या होता है, ठीक है। टीकाकरण के द्वारा कौन सा रोग विश्व में दूर किया जाता है, दूर कर दिया गया है, ठीक है ना। तो 80% लगभग चेचक जो है वो खत्म हो गया है, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स जो है चेचक कहा जाता है, ये मतलब खतरनाक रोग था पहले, मतलब इसके अंदर जो फफोले हो जाते थे, ठीक है ना, वो ठीक नहीं होते थे और इसके घाव भरे रह जाते थे, ठीक है। ये वेरियोला वायरस से होने वाला रोग है और इसके एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले खोज की थी चेचक के टिक्के की। अगला क्वेश्चन हमारा, अलिसा परीक्षण, जो अलिसा टेस्ट है, यानी ELISA, अलिसा, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेंट एशे, ठीक है। तो किस रोग के लिए किया जाता है, तो मलेरिया के लिए नहीं, एड्स के लिए, हाँ, एड्स के लिए क्या किया जाता है, अलिसा टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी चेक की जाती है, ब्लड के अंदर एंटीबॉडी की स्थिति जो होती है ना, उसको मतलब डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो वो अलिसा टेस्ट होता है। दूसरा इसके लिए और भी टेस्ट होते हैं, जब वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है, वो भी एक ओराक्यूक इन हो, ठीक है ना। ओराक्यूक भी हमारे तो यहाँ पर सिद्ध नहीं है, यानी लार जो होती है, लार के अंदर भी एड्स का जो HIV वायरस है ना, HIV वायरस जो पाया जाता है, तो उससे भी चेक किया जा सकता है, ठीक है ना। और सबसे पहले अलिसा टेस्ट था, उसमें 1971 के अंदर एंगवाल और पारमेलिवी नामक ने पहचाना था, ठीक है ना। और इसके अंदर एंटीबॉडी डिटेक्ट किया जाता है अलिसा टेस्ट के अंदर। एड्स जो होता है HIV वायरस से होता है, यानी वायरस से यानी विषाणु से होने वाला रोग है HIV, ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। इसके अंदर इम्यूनिटी पावर जो हमारी होती है, इम्यूनिटी पावर यानी प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, WBC खत्म हो जाती है और एंटीबॉडी हमारी खत्म होनी शुरू हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए क्या किया जाता है, एड्स, ठीक है। तो एड्स HIV वायरस से होने वाला रोग है। जिंडोवाइडिन इसके लिए एक महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली औषधि। पर्यावरण में क्या सम्मिलित है, जैविक कारक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जैविक अजैविक कारक, ठीक है, जैविक कारक और अजैविक कारक दोनों। तो इसका आंसर होगा जैविक कारक, बायोटिक और एबायोटिक दोनों, ठीक है ना। बायोटिक एबायोटिक फैक्टर दोनों इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो वायुमंडल का भाग है, ये तो क्या है, पर्यावरण में जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर होता ही है, यानी आप भी पर्यावरण के अंदर ही आते हो, ठीक है ना। आप और
जीवित चीज़ें और अजीवित चीज़ें भी। ठीक है, सीधी स्पष्ट बात ही। वायु प्रदूषण का कारण होने वाला कारों के द्वारा उत्सर्जित मुख्य क्या है? तो यहाँ पर एक बात याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो वायुमंडल को सबसे ज़्यादा दूषित करने वाला है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। यह एक जहरीली गैस होती है और हमारे शरीर के अंदर ये चली जाती है ना, तो शरीर के अंदर जाने के बाद ये हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है। किसके साथ मिल जाती है? हीमोग्लोबिन, और COH यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जिससे ऑक्सीजन अवशोषण की क्षमता हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है और बंदे की मतलब सफोकेशन से यानी दम घुटने से मृत्यु हो जाती है, याद रखना। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न कब होती है? जब क्या हो, ईंधन का पूरी तरह न जले। ठीक है ना, कम जलने से, अर्ध जलने से होता है कार्बन के। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, पेनिसिलिन जो होती है ना, पहले तो ये बात, पेनिसिलियम नामक एक फंगस से प्राप्त होती है। फंगस यानी कवक से प्राप्त होती है, याद रखना। ठीक है ना, और इसके अंदर अनेक प्रकार की एंटीबॉडी होती है। ठीक है, और ये जो पेनिसिलिन होता है ना, सबसे पहले एंटीबायोटिक है, सबसे पहले की एंटीबायोटिक है, यानी सबसे पहले जो एंटीबायोटिक थी वो क्या बनाई गई थी? कौन सी बनाई गई थी? प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनाई गई थी। और किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी हमारे 1958 में। PCN भी बोला जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक है। ठीक है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक द्वारा 1928 में तैयार की गई थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके ल्यूई पास्चर जो थे, ल्यूई पास्चर ने क्या किया था? तो ल्यूई पास्चर ने रेबीज का टीका खोजा था। ठीक है, ड्रेसर ने क्या किया? तो ड्रेसर ने एस्प्रिन, एक दवा आती है एस्प्रिन, ठीक है ना, एस्प्रिन, उसका आविष्कार किया था। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के टीके का आविष्कार किया। तो टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। ठीक है, तो पेनिसिलिन याद रखना सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक है। क्लियर हुई बात? ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ठीक है ना, के द्वारा होने वाला बोटुलिज्म को प्रभावित करता है। कौन सा है? लसिका ग्रंथि, तंत्रिका तंत्र, मांसपेशी, आंत, तिल्ली। स्प्लीन को तिल्ली बोलते हैं, आंत को इंटेस्टिनल बोलते हैं, लसिका को क्या बोलते हैं? लिम्फ ग्लैंड बोलते हैं, और तंत्रिका तंत्र मांसपेशी संधि का मतलब क्या होता है? न्यूरॉन मसल्स जो जॉइंट है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ये देखो बी इसने गलत दे रखा है, बी गलत दे रखा है, याद रखना। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है वो एक क्या है? जीवाणु है, मैं बता दूं, ठीक है ना। और इस जीवाणु के द्वारा क्या होती है? हमें फूड पॉइजनिंग होती है। फूड पॉइजनिंग जानते हो, हमारे जहर का निर्माण होता है और हमारी आंत के अंदर ना वाउंड यानी घाव बनने लग जाते हैं। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग होता है। इससे हमारा एब्डोमिनल पेन होता है, यानी आपके जो पेट है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वो क्या करता है? आंत को प्रभावित करता है, याद रख लेना। ठीक है ना, ये गलत दे रखा है इसमें। तो ये क्या है कि फूड पॉइजनिंग बोलते हैं इसको, सिंपल भाषा में हम क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग। ठीक है ना, यानी जहरीला भोजन खाने से हमें क्या हो गई? फूड पॉइजनिंग हो जाती है, अनेक प्रकार के अलग अलग भोजन खाने से। ठीक है, बासी भोजन खाने से। तो वो किसको प्रभावित करेगा? आंत को प्रभावित करेगा, लूज मोशन वगैरह होने शुरू हो जाएंगे। नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तन करने वाले जीवाणु का नाम क्या है? ठीक है ना, तो वो क्या है? नाइट्रोबैक्टर। ठीक है ना, नाइट्रोबैक्टर याद रख लेना। बाकी इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन में मैं अच्छे से करवाऊंगा इस चीज़ को, ठीक है, वहाँ समझ में आएगा। नहीं तो सारे के सारे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु ही हैं। एलिसा परीक्षण किसकी जांच के लिए किया जाता है? एलिसा आप बताया था एड्स के लिए किया जाता है, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है ना, HIV वायरस से होता है, वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, ZMT। उसके बाद दूसरा मैंने बताया वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी बताया था, ये भी इसके लिए किया जाता है। क्विक टेस्ट भी इसके लिए किया जाता है। ठीक है, और मधुमेह के लिए किया जाता है FPG। ठीक है, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है? मधुमेह, डायबिटीज़। ठीक है, 6 रोग टिब्बी के लिए कौन सा रोग किया जाता है? तो मेंटॉक्स जो होता है वो टेस्ट किया जाता है। एड्स के लिए एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट वगैरह किया जाता है, दिए। सिफिलिस के द्वारा किया जाता है VDRL टेस्ट। ठीक है ना, तो उसको याद रखना है हमें। एलिसा किसके लिए? एड्स के लिए।
ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन था? ऑस्टियोलॉजी आपको सबको पता है, हड्डियों का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट हो गया, ठीक है ना, ऑस्टियोलॉजिस्ट हो गया, ये सारे के सारे किससे संबंधित है? ऑस्टियोलॉजी से संबंधित है, ठीक है ना। ऑस्टियो यानी हड्डी से संबंधित है, याद रख लेना। और उसके बाद हृदय का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी किसके अध्ययन? हृदय को अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है ना। नेफ्रोलॉजी किडनी के अध्ययन को कहा जाता है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। पल्मोनोलॉजी फेफड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। मायोलॉजी मांसपेशियों के अध्ययन को कहा। पृथ्वी के वातावरण का मुख्य घटक क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबसे मुख्य घटक बोला इसने। सबसे ज़्यादा क्या पाया? 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78। ऑक्सीजन 21%, ठीक है ना। हाइड्रोजन का कुछ अनुमान नहीं है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है, ठीक है। पृथ्वी के वातावरण में मुख्य घटक क्या है? तो नाइट्रोजन है, 78% पाई जाती है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% होती है, याद रख लेना। दोबारा क्वेश्चन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? गर्म रक्त पशु है, ठीक है ना। वार्म ब्लडेड एनिमल कौन सा है? तो वार्म ब्लडेड एनिमल कौन सा है इनमें से? याद रखो, ठीक है। एक होता है कोल्ड ब्लडेड, ठीक है ना, शीत रक्त जानवर। शीत रक्त जानवर का मतलब वो होता है जो जानवर अपने आप, ठीक है ना, अपने आप जो क्या कर लेता है, गर्म रक्त जानवर यानी वार्म ब्लडेड जो होते हैं वो, उसका मतलब यहाँ पर क्या होता है? दो प्रकार के जीव होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो अपने मतलब टेम्परेचर को क्या रखते हैं? मेंटेन रखते हैं। यानी जैसे मनुष्य का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तो उतना ही रहेगा, ठीक है ना। उससे कम ज़्यादा होगा जाएगा तो उसको रोग होगा। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने मौसम के अनुसार अपने शरीर के टेम्परेचर को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे ऊँट हो गया, रेगिस्तान में सर्दी में रह लो, बाहर खड़े रहते हैं। और जानवर हो गए, ठीक है। तो कई जानवर ऐसे भी हैं जैसे पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए, तो ये क्या कर सकते हैं? पक्षी और स्तनधारी अपने ब्लड के टेम्परेचर को क्या रखते हैं? पूरा मेंटेन रखते हैं। बाकी जो जीव है, रेप्टाइल, उभयचर हो गए जैसे, ठीक है, जैसे वो बर्फ़ में भी नहीं मरते, ठीक है, रेप्टाइल जो होते हैं, सांप वगैरह, तो ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, तो याद रखना। तो इसके अंदर क्या आएगा? स्तनधारी क्या है? व्हेल मछली है जो गर्म है, बोल, ठीक है ना। डार्को वगैरह, एलाइटस वगैरह, व्हेल शार्क हो गई, ये सारे के सारे क्या है? जलीय जीव है। और ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड। और वार्म ब्लडेड जो है वो है व्हेल मछली जो स्तनधारी है। डार्विन फिश ग्रुप में आती है। किस ग्रुप में आती है? तो वो पक्षी के अंदर आती है, ठीक है ना। डार्विन फिश क्या है? जो 15 पक्षी प्रजातियों का एक समूह है, ठीक है ना। और चार्ल्स डार्विन ने इसको गलापागोस, ठीक है ना, गलापागोस नामक एक द्वीप पे खोजा था। तो उसके अंदर ये क्या आती हैं? डार्विन फिश आती है, ठीक है, जिसको डार्विन अपने नाम से ही जाना जाता है, डार्विन फिश। रोनाल्ड रास ने क्या किया था? तो नोबेल पुरस्कार इसके लिए मिला था इन्हें, मलेरिया की खोज के लिए, ठीक है। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है मलेरिया, ठीक है ना। और मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा ये फैलता है मलेरिया, ठीक है। और पलिया आरबीसी को प्रभावित करने वाला रोग है, ठीक है। पोलियो वायरस से फैलता है। हैजा किससे फैलता है आप बताओगे कमेंट के अंदर, ठीक है ना। एड्स वायरस से फैलता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। पक्षियों के मलमूत्र का किण्वन यानी फर्मेंटेशन जो होता है वो जल्द क्या हो जाता है? बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत धीमा होता है, नहीं होता, कृत्रिम प्रक्रिया के माध्यम से होता है।
ठीक है, बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, यूरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया, यूरिक एसिड, जिसके अंदर क्या होता है, तो आपको पता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है, ठीक है ना, फॉस्फोरस। तो इसका फर्मेंटेशन बहुत जल्दी हो जाता है। पक्षियों में अगर पूछे कौन सा उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, तो यूरिक और टेलिक पाया जाता है, क्योंकि उनके मल के मूत्र के अंदर क्या होती है, ज़्यादातर होती है मल मूत्र, इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके मूत्र और मल में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। वो अपना ठोस रूप में यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं, यानी जिसे हम बींठ वगैरह बोलते हैं, ठीक है ना। फिकल मैटर जो होता है उसके साथ यूरिक एसिड होते हैं, वो मतलब पेशाब नहीं करते हैं अलग से कोई। वार्म ब्लड यानी उष्ण रक्त जानवर या गर्म रक्त जानवर बोल देते हैं, या वार्म ब्लडेड बोल देते हैं, तो वो कौन सा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, स्तनधारी रहेगा। स्तनधारी, स्तनधारी क्या है, बंदर है, ठीक है ना। छिपकली जो रेप्टाइल है, मेंढक उभयचर है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। बैक्टीरिया में गमानुगम यानी लोकोमोशन बोल रहा है ये, ठीक है, लोकोमोशन की सहायता से होता है, तो इंग्लिश वाला पढ़ लेना था। कसाबिका बोला जाता है फ्लैजिला को, क्या उसे बोला, फ्लैजिला, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जीवाणु, वो एक जगह से दूसरी जगह किसके माध्यम से चलते हैं, तो उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार से फ्लैजिला पाए जाते हैं, उनके हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं, कसाबिका बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। बरगद के वृक्ष के आलम प्रदान करने वाली लटकने वाली संरचनाएं मूल कहलाती है। मूल का मतलब रूट है यहाँ पे, तो वो क्या कहलाती है, प्रोप रूट कहलाती है, ठीक है ना। प्रोप रूट यानी सहारा जड़ कहलाती है, जो लटकती है वो, ठीक है ना। बरगद के जो बेनियन ट्रीज होता है उसके लटकने वाली जड़ें क्या कहलाती है, प्रोप रूट यानी सहारा जड़ें। पक्षियों के आगे पैर संशोधन जो है तो वो किससे, आगे के मतलब 4 पैर मान लो होते थे, जो रेप्टाइल होते हैं उनमें क्या होते हैं, 4 पैर होते थे, ठीक है ना, किसी में नहीं होते। तो आगे वाले पैर हो ना, उससे क्या बन गए, पंख बन गए, और पीछे वाले जो पैर थे 2, जैसे हम हिंड लिम्ब बोल देते हैं, हिंड लिम्ब है पैर की तरह काम करते हैं, और आगे वाले फोर लिम्ब है वो किस में कन्वर्ट हो गए, किस में हो गए, पंख में। और मानव के अंदर पूछ ले तो वो किस में, हाथ के अंदर कन्वर्ट हो गए, उनका मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है ना। एसिमेट्री, सिमेट्री का मतलब अगर किसी वस्तु को काटते हैं तो वो किस तरह बनती है, यानी एक हम कोई चीज़ को काटते हैं और वो सही 4 भागों में बन रही है तो उसे क्या बोलेंगे, उसके अंदर 4 सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है ना। अगर वो 2 भागों में पूरी बन रही है, जैसे अंडे को मैंने ऐसे काट दिया तो उसे बाई सिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब नहीं पाई जाती जिसमें सिमेट्री, तो वो क्या है, स्टार फिश में होती है, ठीक है, जेली फिश में होती है, केकड़े में भी होती है, यानी किसी तरीके से उसको काटा जाए तो वो कुछ कितने भागों में बन सकते हैं, ठीक है ना। स्पंज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। पौधों और पशुओं दोनों का भक्षण करने वाले पशु कहलाते हैं, ठीक है ना, सर्वभक्षी। क्या कहलाते हैं, सर्वभक्षी, मांसाहारी, द्विभक्षी या शाकाहारी। तो उसे कहा जाता है ओमनीवोरस कहा जाते हैं। क्या कहा जाता है, ओमनीवोरस, ठीक है। और शाकाहारी को बोला जाता है हर्बीवोरस, ठीक है, और मांसाहारी को बोला जाता है कार्निवोरस। तो ये मतलब कार्निवोरस वो होते हैं जो भोजन, जैसे जीवों का ये अपना भोजन बनाते हैं, और सर्वहारी यानी ओमनीवोरस वो होते हैं जो भोजन, जीवों को ही अपना भोजन बना सकते हैं, और हरे जीवों पर भी वो मतलब पेड़ पौधों पर भी जीवित रह सकते हैं। मांसाहारी वो होते हैं, शाकाहारी वो होते हैं जो केवल क्या करते हैं, पेड़ पौधों पर जीवित रहते हैं, ठीक है ना। वायुमंडल की वह परत तो सूर्य के प्राश्रय विकिरण का अवशोषण करती है, तो वो कौन सी करती है, सप्तम मंडल में पाई जाने वाली क्या है, ओजोन परत, ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है ओजोन का O3। सिड्रोसिस बीमारी होती है, वो किससे होती है, तो सिड्रोसिस बीमारी होती है लोहे की अधिकता से, और ये किससे संबंधित है, तो लीवर से संबंधित है, याद रखना, लीवर से संबंधित है। म्यादी बुखार टाइफाइड कौन सा जीवाणु है, तो सोलमोनेला टाइफी, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है। मलेरिया का इलाज करने के लिए क्लोरोक्विन दवा जो होती है, मलेरिया का उपचार क्लोरोक्विन दवा जो होती है वो किससे प्राप्त होती है, तो सिनोकोना के पेड़ की छाल से होती है, यानी बारक ऑफ सिनोकोना ट्री,
ठीक है। सिनोकोना के पेड़ की छाल से प्राप्त होती है, सबको पता है ये तो। प्रदूषित जल से आयन और मैगजीन निकालने के लिए कौन सा तरीका प्रभावी है? तो आप इसका आंसर बताइए, कौन सा तरीका प्रभावी है? ठीक है, तो वो कौन सा है? चूना सोडा प्रक्रिया। ठीक है, चूना सोडा प्रक्रिया। क्लोरीकरण नहीं होता, आयन प्रदान करने वाला केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री मुझे आती भी नहीं है भाई साहब। ठीक है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य स्तर जो होता है वो कितना होता है? तो 0.03% होता है। आसान क्वेश्चन जो आ चुके हैं। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? ठीक है ना, फ्रेंड जो है वो कौन है? अर्थवर्म है, जिसे हम क्या बोलते हैं? केंचुआ। ठीक है ना, वो क्या है? केंचुआ। क्योंकि ये ज़मीन को क्या बनाता है? हम कहते हैं नरम बना देता है। ठीक है, ज़मीन को क्या बना देता है? नरम बना देता है, ताकि इसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन अवशोषित हो सके, और इस प्रकार से नरम ज़मीन के अंदर और कुछ क्या करता है? ये ज़मीन को फर्टाइल बनाने का काम करता है। तो वो होता है केंचुआ, अर्थवर्म। ठीक है ना, दिमाग तो दुश्मन है। प्रतिरक्षीकरण की प्रक्रिया को विकसित करती है। प्रतिरक्षीकरण की प्रक्रिया को विकसित करती है। क्या विकसित करती है? ठीक है, ये कह रहा है वैक्सीनेशन जो है ना, ठीक है ना, तो वो किसको करता है? तो वो कृत्रिम प्रतिरक्षा को विकसित करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है? एंटीजन वगैरह जो आता है ना, हमारा फॉरेन एंटीजन कोई भी एंट्री करेगा तो उसको वो क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा? कृत्रिम प्रतिरक्षा का करता है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन ही हैं। वीडियो हो चुकी है हमारी 41 मिनट की। ठीक है, तो याद रखना, जो क्वेश्चन आए हुए हैं वहाँ से थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है ना, डिजीज़ वगैरह अच्छे आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़कर जल्दी से जल्दी जॉब लग जाएगी। ठीक है ना, गला वगैरह ख़राब है, तबीयत वगैरह सही नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी जैसे ही ठीक होगी तो उसके बाद हम बोर्ड पे शूट करेंगे लेक्चर जो होगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।